गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी। आज हम बात करें दोस्तों चंडीगढ़ पुलिस के लिए आपके करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर में आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने, उसके ऊपर हम बात करें दोस्तों। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, अगर आप मेरे कहने से इस वीडियो को पूरा देखोगे शुरू से लेकर अंत तक, तो वीडियो को अभी से देखना स्टार्ट कर दो, बातों को सुनना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं देखते तो छोड़ दो दोस्तों। अगर आज इस क्लास में आप ये क्लास देख लेते हो दोस्तों, पूरे के पूरे आपके 5 से 7 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के पूछे जाने वाले हैं किसके लिए, चंडीगढ़ पुलिस में, वो आपको कवर हो जाएंगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, हमारा एप्लीकेशन है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। तो मैं आपके बीच राकेश चौधरी, तो देरी ना करते हुए अपनी क्लास को धमाकेदार स्टार्ट करते हैं। सारे विद्यार्थी जो भी चैनल पर नए हैं, सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और वीडियो के कमेंट में आप बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है ना। देखते हैं आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपसे क्या पूछता है, ज्यादातर आपसे पद क्रम पूछ लेता है कि वर्तमान में कौन से क्या पद क्रम के। जैसे आपको नाम दे दिया कि संवैधानिक पदाधिकारी में, जैसे आपसे बोल देगा कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति तो आपसे पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि राष्ट्रपति कौन से क्रम का है वर्तमान में। तो राष्ट्रपति कौन से नंबर के, भैया 15वें नंबर के कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये याद रखना, इसमें क्रम पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वह कौन है, द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी क्षेत्र से बनने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति, आदिवासी क्षेत्र से, जनजाति से, और जनजाति कौन सी, संथाल। तो वर्तमान में आपसे पूछ सकता है उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का पद है दोस्तों वह किसके पास है, जगदीप धनखड़ के पास है। और जगदीप धनखड़ ये बनने वाले कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है, तो आप बोलोगे सर 14वें नंबर के। पहले नंबर के उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो आपका जवाब क्या रहेगा यहाँ पे, भाई साहब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इससे पूर्व कौन थे, डॉक्टर हामिद अंसारी थे या वेंकैया नायडू थे, तो वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों, 35 वर्ष। राष्ट्रपति को बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो अभी आपका जवाब क्या रहेगा, 35 वर्ष। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो सभी जानते हैं, लेकिन कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के। प्रधानमंत्री में से ऐसे बोलता सबसे युवा प्रधानमंत्री, तो आपका जवाब क्या रहेगा, राजीव गांधी के। आपको ध्यान देना है, प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री कार्यकाल पे मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री वो कौन सी सरकार से है, बीजेपी से है, किससे है, ये आपको ध्यान रहनी है भाई। आगे देखिए और क्या दिए गए, देखो न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख मतलब जो हमारे न्यायालय से रिलेटेड है। न्यायालय से रिलेटेड में अगर पूछेगा कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो वो याद रखें। लेकिन कौन से नंबर के न्यायाधीश है, तो आप बोलोगे सर ये 50वें नंबर के हैं। इनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में महान्यायवादी, जो देश के सबसे बड़े विधिक नागरिक होते हैं, देश के सबसे बड़े कानून ज्ञाता है, उनका नाम क्या है, आर वेंकटरमणी। ये 16वें नंबर के, कौन से नंबर के, 16वें नंबर के। इससे पहले कौन थे, के वेणुगोपाल। उसके बाद में देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कौन है भैया, तुषार मेहता दोस्तों। उसके बाद देखिए भाई अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोई लेना देना नहीं है, नहीं याद करना, जो बताओ वही पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए संसदीय प्रमुख में अगर आपसे पूछे कि सभापति पूछ रहा है, आपको पता है कि राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं सभापति होता है। एक होता है सभापति, एक होता है आपके उप सभापति। जो राज्यसभा में सभापति होता है वो देश का ही क्या होता है, उपराष्ट्रपति। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगदीप धनखड़। कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, उसी पे हम चर्चा करेंगे। राज्यसभा के उप सभापति को छोड़ो, महासचिव राज्यसभा के छोड़ो, उसको नेता, ये छोड़ो, नेता है नहीं कोई। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा का ये पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों, पीयूष गोयल। कौन है दोस्तों, पीयूष गोयल। उसके बाद में लोकसभा के अध्यक्ष, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकसभा का जो अध्यक्ष है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में आता है, यहाँ पे याद रखना। लोकसभा का जो अध्यक्ष है दोस्तों, ये कौन से नंबर का है दोस्तों, 17वें नंबर का है। और लोकसभा का अध्यक्ष पहला कौन था, जीवी मावलंकर। पहले की अगर बात करें, वर्तमान में कौन है दोस्तों, ओम बिड़ला। आपको याद रखना है। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो आप बोलोगे सर उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। और याद रखना सर लोकसभा जो अध्यक्ष है, अगर इसको पद में आने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा सदस्य ही चुना जाता है। उसके बाद में सत्ता लोकसभा का याद रखना, और कोई नहीं, बस 1, 2 और 3। इस स्लाइड में 3 बातें आपको याद रखनी है। थोड़ा पढ़ो तो ये भी पढ़ लेना। राज्यसभा के उप सभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। ये पूछा जा सकता है राज्यसभा की वर्तमान सीटें कितनी है,
245 2026 में इनकी बढ़कर कितनी हो गई 312 311 कमेंट करके बताइए। राज्यसभा लोकसभा की जो सीटें वो कितनी 200 543 ये आपको ध्यान देना। लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 25, राज्यसभा का बनना है तो आयु होनी चाहिए 30। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जबकि राज्यसभा सदन का कोई भी कार्यकाल नहीं होता। वहीं देखा जाए लोकसभा एक निम्न सदन है, एक छोटा सदन है, इसके सदस्य और इसके सदन का भी कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, ना कि 6 वर्ष दोस्तों। अगली स्लाइड में देखिए क्या दिया गया है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे सर 25 जनवरी को 1950 में, इसलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखो मुख्य होते हैं, अन्य होते हैं। 1993 तक आपका जो मुख्य न्यायाधीश था वो एक पद पे कार्य करता था, बाद में इसके 3 कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके राजीव कुमार, कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार। और कौन से नंबर के दोस्तों? 25वें नंबर के। तो यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। आपको ध्यान देना। चुनाव आयुक्त को छोड़ो, आप उप चुनाव आयुक्त आइए छोड़ो, बस एक बात याद रखनी है, मुख्य चुनाव आयुक्त। या हो सकता है निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप बोलोगे सर नई दिल्ली में। और एक बात और पूछ सकता है आपसे, इस निर्वाचन आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला यानी कि प्रथम चुनाव आयुक्त था वो कौन था? सुकुमार सेन। इस प्रकार के भी पर्सन बन सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक ये कैग की बात कर रहा है। ये कैग कौन है? तो आप बोलोगे गिरीश चंद्र मुर्मू। और कौन से नंबर के हैं ये? 14वें नंबर के। बस इतना याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको ये ध्यान देना, गिरीश चंद्र मुर्मू। बस महालेखा नियंत्रक ये संवैधानिक उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक है, जबकि ये संवैधानिक उल्लेख है। आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है कैग का, ये आपको ध्यान देना है। ये गैर संवैधानिक है, इसको छोड़ो, आप ऊपर वाले को पक्का पकड़ेगा। आगे देखिए क्या देखिए, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जैसे जल थल वायु, वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस, नौसेना दिवस, ये कई बार आते हैं आपके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? सर्वोच्च सेनापति, यानी कि जो सेनाएं होती है उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? या आप कमांडो बोलते हो तो ये होता है राष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना का अध्यक्ष, वायुसेना का जो अध्यक्ष होता है इसे बोला जाता है भाई आपके क्या बोला जाता है? एयर चीफ मार्शल। और एयर चीफ मार्शल कौन है? वी.आर. चौधरी। और कौन से नंबर के दोस्तों? ये 27वें नंबर के वी.आर. चौधरी। आपको ध्यान देना है। नौसेना के जो अध्यक्ष है इसे बोला जाता है एडमिरल। एडमिरल कौन होगा? एडमिरल आर हरि कुमार। आपको याद रखना है 25वें नंबर के। उसके बाद में क्या किया गया? थल सेना के अध्यक्ष। थल सेना के जो अध्यक्ष है दोस्तों ये कौन है? मनोज पांडे। और कौन से नंबर के दोस्तों? ये 29वें नंबर के। आपको ध्यान देना। उसके बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ये कौन है? आपके भाई अनिल चौहान। आपको ध्यान देने, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक तो ये याद रखना और एक याद रखना भाई आप वायुसेना का। तो वायुसेना का कौन है? वी.आर. चौधरी। महानिदेशक सैन्य अभियान कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार कई बार प्रश्न पूछ ले आता है इनके दिवस। देखो जो आर्मी की अगर बात आएगी, आर्मी याद रखना भैया 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। और वायु की बात आ जाए तो आपको याद रखना 8 अक्टूबर को। और नौसेना की बात आ जाए तो याद रखना भैया 4 दिसंबर को। तो ये थोड़े दिवस के बारे में याद रखना। कई बार पूछा जाता है कि जो थल सेना है, थल सेना की कमांड कितनी है? थल सेना की कमांड है 7। वायुसेना की कमांड कितनी है? तो भी बोलोगे 7। लेकिन नौसेना की जो कमांड है दोस्तों कितनी है? तो आप बोलोगे 3। ये आपसे कई बार पूछ सकता है दोस्तों, पूछे तो बता देना, फोड़ देना पेपर में। आगे देखिए क्या दिए गए, सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार आपसे कई बार पूछे तो बता देना। कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव छोड़ो, कैबिनेट सचिव को छोड़ो, इसमें सलाहकार प्रधानमंत्री। ये सलाहकार प्रधानमंत्री आपको याद रखना है, ये तरुण कपूर। आपको ध्यान देना है। उसके बाद में विनय मोहन रक्षा सचिव नहीं, छोड़ो, एक बात याद रखना प्रधानमंत्री का। उसके बाद देखिए गृह सचिव अजय तुषार, छोड़ो इसको, गिरिधर अर्मन, संजय मल्होत्रा, अजित, पंकज कुमार सिंह। हाँ, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक बार प्रश्न में पूछा गया था, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का, ये भी अच्छा है। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का अजय कुमार सूर्य, आपको ध्यान देना। इस स्लाइड में 2 बातें याद रखनी है भाई, पेपर में टिका के
फोड़ियाना इसको। आगे देखिए गुप्तचर व जांच संगठन के प्रमुख, गुप्तचर कहीं पूछा जाता है तो इसमें याद रखना केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल, एक ये बात आपको पक्की याद रखनी है। उसके बाद में आपको कौन सा याद रखना है, सामंत कुमार गोयल, यानी कि रो के आपसे पूछ सकता है तो सामंत कुमार गोयल आपको ध्यान देना दोस्तों। ये दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, संजय कुमार मिश्रा छोड़ो इसको, एक ये आपको रो और एक सीबीआई, ये दो बातें आपको पक्की याद रखनी दोस्तों, अभी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में देखिए क्या दिए गए, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख व्यक्ति, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख व्यक्ति में एक तो ये याद रखिए महानिदेशक विशेष सुरक्षा समूह का एसपीजी, ये अरुण कुमार सिन्हा, एक तो ये याद रखना आपको। उसके बाद में गुरबीर पाल सिंह 34वें नंबर के, ये एनसीसी का याद रख लेना, 1948 में स्थापना हुई थी। और एक और याद रखना आपको, प्रदीप छोड़ो इसको, संजय अतुल्य गढ़वाल, बस ये दो बात याद रखना, एक पढ़ो ये असम राइफल का पढ़ लेना, प्रदीप कुमार चंद्रन नायर, प्रदीप कुमार चंद्रन नायर, ये पढ़ो तो, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना। हाँ, सीआरपीएफ का महानिदेशक पुलिस का छोड़ो एक बार, आगे देखिए प्रमुख आयोग के अध्यक्ष व सचिव, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष व सचिव सभी को पता है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है देश का कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। उसके बाद में उपाध्यक्ष की अगर बात करें नीति आयोग के कौन है दोस्तों, सुमन कुमार बेरी। और सीईओ की बात करें, सीईओ की ये याद रखना आपको भाई, वीवीआर सुब्रमण्यम आपको ध्यान देना। अध्यक्ष संघ लोक सेवा यूपीएससी की अगर बात की जाए तो याद रखना भाई डॉक्टर मनोज सोनी। उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूछे, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में तो आप बोलेंगे रेखा शर्मा, आपको ध्यान देना है। उसके बाद में सातवें वेतन आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बताता चल रहा हूं दोस्तों, पक्के याद रखने भाई साहब, अगर कोई पेपर निकालना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष लोकपाल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकपाल कौन है तो आप बोलोगे प्रदीप कुमार मोहती। और पिनाकी चंद्र घोष की अगर पिनाकी चंद्र की बात करें तो वो पहले हो जाएगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से 14वें का बहुत पूछता है, 14वें के कौन थे, ठीक ना, वाईवी रेड्डी, क्या वाईवी रेड्डी। और आपके 15वें के कौन है, एनके सिंह आपको ध्यान देने हैं। उसके बाद में भारतीय प्रतिष्ठा छोड़ो इसको, हर्ष चौहान हो गया। अनुसूचित जनजाति का आपको याद रखना है विजय सापला। उसके बाद में मानव अधिकार आयोग का आपको ध्यान देना है अरुण कुमार मिश्रा 8वें नंबर का। और उसके बाद में आपको प्रियंका कानून, ठीक है ना, अल्पसंख्यक का, बस 1 2 3 4 ये आपको ध्यान देंगे भाई साहब, पेपर में फंसेंगे। भारतीय बोर्ड समिति में इनके अध्यक्ष कौन है, भारतीय बोर्ड समिति या प्राधिकरण इनके अध्यक्ष, इसमें याद रखना रेलवे बोर्ड का रविंद्र का, नितिन गुप्ता, भाई कोई जरूरत नहीं है, पढ़ो तो बस एक को पढ़ लेना, और वो है अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ये कई बार आ जाता है, इसको देख लेना थोड़ा सा। आगे देखिए क्या देखें, सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान, उसी में से बस छोड़ो इसको। हाँ, भारत रत्न कंपनी यानी कि जो भारत महारत्न कंपनी आई, कुल कितनी है 12। इनके प्रमुख अध्यक्ष वगैरह इनके बारे में पूछ लिया जाता है। इसमें से 1-2 बातें याद रखनी है आपको, विवेक, संदीप गुप्ता, सोमा मंडल, अरुण सिंह। हाँ, एक तो याद रखना तेल व प्राकृतिक गैस निगम का, ठीक है ना, एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का गुरदीप सिंह, ठीक है ना। उसके बाद में एक ये याद रख लेना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सोमा मंडल, ये ऊपर के 3 पढ़ लेना दोस्तों। आगे देखिए क्या देंगे, प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष है, प्रबंधन निर्देशक, बीएसएल वगैरह अब नहीं आती, इतने खास नहीं है, छोड़ो इनको तो। इसमें ऑयल का पढ़ लेना, निर्देशक ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का रजित रथ आपको ध्यान देना है, राकेश कुमार, छोड़ो इसको। आगे देखिए शिक्षा अकादमी, इनके बारे में रहने दो ना, कोई जरूरत नहीं है, पढ़ लेना, ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, अगर आप ये पूरा का पूरा मैटर पढ़ोगे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पे आप मैसेज छोड़ देना दोस्तों, ठीक है ना, तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे और चंद्रशेखर और शेखर सैन, संगीत अकेडमी याद रखना है, अध्यक्ष संगीत अकेडमी और अध्यक्ष ललित अकेडमी, ये दोनों कहाँ पढ़ते दोस्तों, दिल्ली ध्यान देना, ठीक है ना। उमा, हाँ, नंदूरी।
आगे देखिए प्रेस व मीडिया के प्रमुख अध्यक्ष प्रेस, इसमें ये याद रखना अध्यक्ष आपके भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के कौन है, तो आप बोलोगे सर ये शेखर कपूर, आपको ध्यान देना। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्रेस रावल, ये भी ठीक है प्रेस रावल, इसको भी याद रखना। बस 2 बात। उसके बाद में वैज्ञानिक व अनुसंधान, इसमें से सबसे इंपोर्टेंट आपको जो याद रखना है वो तो है इसरो। कौन है सब? इसरो। इसरो के वर्तमान कौन है? एस सोमनाथ। और पहले कौन थे दोस्तों? पहले विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई आपको ध्यान देना है। और इसमें आपको याद रखना डीआरडीओ, डीआरडीओ का ऑफिस कहाँ पे भाई? दिल्ली। तो इसमें कौन है? समीर वी कामत, समीर वी कामत आपको ध्यान देने, ये 2 याद रखने इस वाले से। अगला देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया है? खेल संगठनों के प्रमुख, खेल संगठनों के प्रमुख की अगर बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, यानी कि कहाँ है? दुबई, दुबई। तो इसका कौन है? जोफर एलाइडिस, ये आपको ध्यान देना। और भारत की अगर बात की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कौन है भाई? ग्रेगर ब्राकेल, यानी कि न्यूजीलैंड के। और ये कहाँ पर इसका मुख्यालय? तो आप बोलोगे मुंबई। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में आपको ध्यान, सॉरी अंतरराष्ट्रीय पूछ लिया, अंतरराष्ट्रीय ये अध्यक्ष है, ये सीईओ है भाई साहब। और राष्ट्रीय की अगर बात करेगा तो आप कौन है भाई साहब? फटाफट से कमेंट करके बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला निर्देशक, प्रथम स्वतंत्र महिला निर्देशक आईसीओ इंदिरा, छोड़ो इसको, ये याद रखना। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के कौन है? अजय शाह, अमित शाह के बेटे। बस आगे देखिए अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन, छोड़ो इसको। हॉकी का कहाँ है इसमें? हॉकी का दिख रहा है क्या आपको? फीफा का नहीं, इतना नहीं, क्रिकेट वाला याद रख लेना। हाँ बीसीसीआई का याद रखना, भारतीय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, हाँ रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी इंपोर्टेड है भाई साहब, ये इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड है भाई रोजर बिन्नी। आगे देखिए अध्यक्ष बीसीसीआई चयन समिति, अध्यक्ष बीसीसीआई चयन समिति, छोड़ो इसको। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम, हाँ ये याद रखना, मुख्य कोच भारतीय टीम, तो आपका जवाब हो जाएगा राहुल द्रविड़। आपके मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम का रमेश पवार, आपको ध्यान देना है। कुश्ती फेडरेशन भारतीय बस, वॉलीबॉल फेडरेशन नहीं भाई, एक ये याद रख लेना, एक याद रख लेना। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया? अध्यक्ष हॉकी इंडिया, ये याद रख लेना। इसका संबंध पूछ लेता है कि दिलीप ट्रिकी का संबंध किससे? हॉकी से, ये कई बार आ जाता है। हॉकी कप्तान भारतीय महिला हॉकी टीम के कौन है? सविता पूनिया, आपको ध्यान देना है। आगे देखिए बीमा संस्थानों के प्रमुख, कोई इसमें से पूछ सकता है, तो एलआईसी के वगैरह में पूछ सकता है, तो भारतीय बीमा निगम और विकास प्राधिकरण, एलआईसी का याद रखना भाई साहब सिद्धार्थ मोहती, आपको ध्यान देना है। आगे देखिए बैंकों के प्रमुख प्रधान, यानी कि जो अधिकारी होते हैं, जैसे गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, आपको ध्यान है 25वें नंबर के। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? टी रवि शंकर एम राजेश्वर, ये आपको ध्यान देना, दोनों अलग अलग है। राव हैव सिंह, छोड़ो इसको, ये इसी के साथ है उप गवर्नर रिजर्व बैंक के, ये सारे नहीं। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई का, छोटे की याद रखना ये। और इसमें इतना याद रखना केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता? राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण याद रखना दोस्तों 1949, ठीक है ना। आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है? दिल्ली, सॉरी मुंबई। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी सीईओ याद रखना। इसमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एसबीआई का याद रखना। एसबीआई का कौन है दोस्तों? दिनेश कुमार खारा, आपको ध्यान देना है। पंजाब नेशनल बैंक दिखाई दे रहा है आपको? पंजाब नेशनल बैंक का पूछा जाता है भाई साहब अतुल कुमार गोयल, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। आईसीआईसीआई बैंक का कहीं दिखाई दे रहा है क्या? आईसीआईसीआई बैंक का देख लेना, इनमें ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बैंक ऑफ कनेरा बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमडी, छोड़ो इंडिया बैंक, पंजाब नेशनल हो गया, यूको बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, प्रबंधन, बस एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नोट 2021, ये आपको ध्यान देना है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों के विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंक पूछा है, तो वर्तमान में सार्वजनिक बैंक कितने हैं? 12, आपको ध्यान देना। आगे देखिए निजी बैंक के वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, ये कौन है भाई प्रमुख? इनमें प्रमुख देख लेना आपके निजी बैंकों में। जैसे इसका आपको कई बार पूछता है आईसीआईसीआई का, तो इसका कौन है? संदीप बख्शी, आपको ध्यान देना है। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक का याद रखना, अमिताभ चौधरी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट
सीईओ पूछेगा पेटीएम बैंक का, तो कौन है भाई साहब, आप बोलना सुरेंद्र चावला को ध्यान देना है। उसके बाद में इससे इतना नहीं पूछता, अगर पूछे तो देख लेना भाई साहब। रक्षा उपकरण में आपसे पूछ सकता है जैसे कि हेलिना क्या है उपकरण में, देखो भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, यानी कि हेलिना क्या है, भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है, भारत द्वारा विकसित की गई है हेलिना। चिनूक क्या है, अमेरिका कंपनी बोइंग है ये हेलीकॉप्टर चिनूक, ठीक है ना। उसके बाद में ब्राकर 8 क्या है, डीआरडीओ है, इजराइल के लिए है, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर, धरती से हवा की ओर मार करने वाली। राफेल के बारे में कई बार प्रश्न आता है, फ्रांस द्वारा याद रखना है कि लड़ाकू विमान है। एक तो ये याद रखना भाई हेलिना भारत द्वारा निर्मित है, इसलिए प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। एक ब्राक 8 का याद रखना डीआरडीओ द्वारा और इजराइल द्वारा, यानी कि धरती से हवा की ओर। पिनाक याद रखना दोस्तों, पिनाक भारत का पहला स्वदेशी, यानी कि भारत का पहला एक क्या है क्या किया गया रॉकेट है, ये याद रखना पिनाक। कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान व संगठन के प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय संस्थान है इनके प्रमुख, जैसे यूएनओ की अगर बात की जाए, यूएनओ के जो सदस्य वो याद रखना 195 है। और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पड़ता है, यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, आपको ध्यान देना जो पुर्तगाल के हैं दोस्तों। बस एक ये याद रखना इसमें अध्यक्ष है और कोई बातें नहीं पढ़नी। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अधिकारी नहीं, कोई लेना देना नहीं है। डब्ल्यूएचओ का काम है सब, डब्ल्यूएचओ के जो विश्व स्वास्थ्य का महानिदेशक है वह कौन है भाई, ड्रोम अधामोन, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, चर्चित रही है, इनमें से कौन कौन सी याद रखनी है आपको। एक तो पीटी उषा की बात की जाए तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ, तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, पीटी उषा, एक तो ये याद रखना आप। उसके बाद में आपके महावीरपुरी बुच 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय, 8000 से ज्यादा हो गए तो देख लेना थोड़ा सा इसको। हाँ आगे देखिए और महिला में आपकी पूजा देवी भावन, ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली जज, ये आपको ध्यान देना है, भारतीय सेना की पहली जज आपको ये पढ़ना है। उसके बाद में आपको सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्य, ये बन सकता है सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्य मंत्री उत्तराखंड राज्य की। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ, विश्व की प्रमुख कंपनी को सीईओ छोड़ो इनको। आगे देखिए सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी, कोई खास नहीं है, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए इनमें भी कोई खास नहीं है। हाँ ये याद रख लेना थोड़ा सा, 2023 में 74वां जो आपके गणतंत्र समारोह था उसके बारे में प्रश्न बन जाए, ये थोड़ा सा याद रखना। अब्दुल फतेह अली सी मिस्र राष्ट्रपति, 73वां कोई नहीं, भीम सर्वश्रेष्ठ झाकी। आगे देखिए भारतीय जनगणना, तो भारतीय जनगणना से प्रश्न बनता है, तो कुल जनसंख्या आपको ध्यान देनी है, विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करता है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। ये ऑप्शन में ना हो तो आपको मिल जाएगा 74%। ये वैसे ही मैंने जीएस की स्ट्रेटेजी की क्लास में चीजें पढ़ा रखी है, थोड़ा ध्यान देना। इसरो का आगामी मिशन क्या है, इसरो का आगामी मिशन जो आपको देखा होगा कि चंद्रयान 3 2023 चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास करेगा, और कहां करेगा, ये साउथ पोल, किसका, साउथ पोल को सर्वे करेगा। और इसको लॉन्च भी कर दिया गया, चंद्रयान 3 को कब कर दिया, 14 जुलाई 2023। और ये कहां से लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और चंद्रयान से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, दोस्तों अपलोड है, ये अपलोड कर रखी है, इसमें देख लेना। टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इस वीडियो को आराम से देखना चंद्रयान 3 के बारे में। और यहाँ पर एक मंगलयान 2 के बारे में याद रखना, 2024 में मंगलयान ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेट मिशन जाएगा, ये याद रखना भाई साहब। आगे देखिए तेंदुआ गणना रिपोर्ट, यानी कि तेंदुआ की जो रिपोर्ट है वो कब की गई और उसके अकॉर्डिंग कितना है, इससे ज्यादा आपको ये वाली बात याद रखनी है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022, तो 2022 के अकॉर्डिंग पता चला भारत में बाघों की कुल संख्या 3000 से ऊपर है।
3167। और सबसे ज्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो कहाँ है दोस्तों? एमपी रखा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में दोस्तों। विश्व के लगभग 70% बाघ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। और याद रखना 29 जुलाई को प्रति वर्ष क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भारत में वन रिपोर्ट के बारे में प्रश्न बन सकता है। वन रिपोर्ट से दो बातें याद रखना। देखो वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन किस राज्य में? एक तो ये पूछता है सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल दोस्तों। उसके बाद में आपसे पूछता सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। बस 1, 2 और 3, ये 3 बातें ही पढ़ना, आंकड़े वगैरह इतना मत देखना, नहीं पूछता आपसे। आगे देखिए, प्रमुख खनिज उत्पादन भारत विश्व में। तो खनिजों में भारत विश्व हो सकता है। कोयले का काम होता है चीन में, हीरे का रूस में, तांबा चिली में, लोहा ऑस्ट्रेलिया में, चांदी मैक्सिको में, कच्चा तेल अमेरिका में, प्राकृतिक गैस रूस में, बॉक्साइट आपके ऑस्ट्रेलिया में, मैग्नीज आपके दक्षिण अफ्रीका में, सोना चीन में, अभ्रक आपके सबसे ज्यादा भंडार जो है चीन में उत्पादन भारत में होता है। यूरेनियम आपके कजाकिस्तान में, और टंगस्टन की बात करें तो चीन में, और निकल की अगर बात करें तो इंडोनेशिया में। इसमें इंपॉर्टेंट बात रख लेना, लोहे कोयले की, तांबा की, लोहे की, चांदी की, ठीक है ना। उसके बाद में बॉक्साइट की, और उसके बाद में यूरेनियम की, टंगस्टन की। बस 3 की पढ़ो तो पढ़ लेना, चीन में है। भारत में इनके कौन से स्थान है देख सकते हो। देखो भारत में सर्वाधिक जो कोयला होता है दोस्तों, वह आपके छत्तीसगढ़ ना करके आप इसका जो जवाब दोगे वह जवाब दोगे उड़ीसा। क्या दोगे भाई साहब? उड़ीसा आपको ध्यान देना है। हीरे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सही है, तांबा मध्य प्रदेश सही है, लोहा इसका उड़ीसा सही है, चांदी राजस्थान सही है, कच्चा तेल राजस्थान से, प्राकृतिक गैस की अगर बात की जाए तो असम सही है। उसके बाद में टंगस्टन की अगर बात की जाए तो टंगस्टन आपके राजस्थान में ज्यादा होता है। कहां पे होता है दोस्तों? राजस्थान में आपको ध्यान देना टंगस्टन की। उसके बाद में टीन की अगर बात की जाए तो टीन भाई आपके छत्तीसगढ़ की बजाय आपको याद होता है उड़ीसा। तो कुछ बातें इसमें गलत है, ये मैंने सही कर दी, आप अच्छे से देख लेना। इनकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। पीडीएफ के लिए एक ही बात आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे रखा, हमारा एप्लीकेशन है टेलीग्राम है, उनसे आप पता कर सकते हो आराम से, बिल्कुल पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं है। तो भारत में खनिज यानी कि जो खाद्यान्न फसलें हैं उनसे बारे में पूछ सकता है। जैसे चावल विश्व में कहाँ होता है? चीन में। चावल चीन में, और भारत में पश्चिम बंगाल में। गेहूं की बात करें विश्व में चीन में ज्यादा होता है, भारत में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आपको ध्यान देना। मक्के की अगर बात की जाए तो मक्का सर्वाधिक का होता है अमेरिका में, और भारत में पूछा जाए तो मक्का ये कर्नाटक मत करना, महाराष्ट्र करना। क्या करना दोस्तों? महाराष्ट्र आपके, ठीक है ना। उसके बाद में दलहन फसलें भारत में विश्व में भारत में होती है, भारत में मध्य प्रदेश में आपके। मूंगफली सबसे ज्यादा चीन में, और भारत में पूछे तो गुजरात में। और गन्ना विश्व में होता है ब्राजील में, भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। जूट की बात की जाए तो जूट पहले बांग्लादेश अब भारत है, और पश्चिम बंगाल में होता है भारतीय में। तंबाकू चीन में ज्यादा होता है, और पहला स्थान आंध्र प्रदेश आपको ध्यान देना है। उसके बाद में कॉफी की अगर बात की जाए तो ब्राजील में, भारत में कॉफी कर्नाटक में। उसके बाद में कपास की अगर बात की जाए तो चीन में, और भारत में पूछे तो गुजरात में। चाय की अगर बात की जाए तो विश्व में चीन आएगा, और भारत में आएगा आपके असम, आपको ध्यान देना है। उसके बाद में चीनी की अगर बात की जाए तो भारत आपको ध्यान देना है, और भारत में सर्वाधिक चीनी होती है महाराष्ट्र में। देखो चीनी उपभोक्ता है आपके, और चीनी का जो पहला स्थान है वो ब्राजील ही करना आप भाई साहब, इसको भारत मत करना। ये कुछ प्रमुख ध्यान देना। स्थल शहर में अभियान के परिवर्तित नाम, यानी कि कोई भी जगह शहरों के जो अभियानों के नाम बदले हैं। जैसे आपसे बोल गया मुगल गार्डन दिल्ली, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? इसका नाम कर दिया भाई अमृत उद्यान, आपको ध्यान देना। उसके बाद में भाई साहब और आपको क्या कर रहा है? फैजाबाद कैंट, फैजाबाद कैंट का नाम क्या कर दिया गया? अयोध्या कैंट कर दिया गया। अयोध्या जो शहर है उसका नाम फैजाबाद था, जो सरयू नदी के किनारे है दोस्तों। राजपथ दिल्ली, राजपथ दिल्ली का नाम क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। क्या कर दिया गया दोस्तों? कर्तव्य पथ। ये नाम चेंज हुई है, ध्यान देना। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ हवाई अड्डा शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ हवाई अड्डा शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि चंडीगढ़ का जो हवाई अड्डे का नाम है वो क्या कर दिया गया? शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपको ध्यान देना। उसके बाद में भाई औरंगाबाद जिले का नाम यानी कि जो रखा गया वो क्या रख दिया? संभाजी नगर, संभाजी नगर, आपको ध्यान देना। हरिजन शब्द की जगह क्या शब्द लिया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डॉक्टर अंबेडकर, दिल्ली सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर कर दिया गया। किसका भाई? हरिजन शब्द का। उसके बाद में टाटा स्काई का नाम बदल के क्या कर दिया गया? टाटा प्ले कर दिया गया, टाटा प्ले कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद में देखिए भाई साहब आप जो इंपोर्टेंट है,
हाँ, होशंगाबाद से पूरी भाई छोड़ो इनको तो। हाँ, जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम में, हाँ ये याद था, जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम में इसका नाम क्या कर दिया? मोदी। अभी मोदी को पढ़ोगे तो भाई इसको तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बात थोड़ी बनेगी। उसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान देना है। उसके बाद में झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम क्या कर दिया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका आपको याद रखना है। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम क्या कर दिया गया है? संसद टीवी। क्या कर दिया गया दोस्तों? संसद टीवी दोस्तों। आगे देखिए फैजाबाद रेलवे स्टेशन, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया? पीएम पोषण स्कीम, ये याद रखना, पीएम पोषण स्कीम। पूछ सकता है दोस्तों, और अभी से क्या उन चीजों को याद करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में देखिए क्या दिया गया, सॉरी और भी तो इसमें सेना खेल संस्थान, राजीव गांधी और राष्ट्रीय छोड़ो स्कूल, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये आपको ध्यान देना दोस्तों। काकोरी ट्रेन डकैती ये कहां हुई थी दोस्तों? फटाफट से कमेंट करें। 1925 में, जिसका नायक था राम प्रसाद बिस्मिल, इसका नाम बदल के कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन 1925। उसके बाद देखिए क्या दिया? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, शिक्षा मंत्रालय दोस्तों। पेपर में छप सकता दोस्तों, ध्यान देना। उसके बाद में महिला यानी कि महिला द्वीप की अगर बात की जाए तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, आपको ध्यान देना है, एपीजे अब्दुल कलाम। रोज द्वीप की अगर बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको ध्यान देना है। और छोड़ो इसमें फिरोज शाह कोटला मैदान, ये थोड़ा पढ़ लेना, दिल्ली में पड़ता है। अरुण जेटली स्टेडियम, आपको ध्यान देना, क्रिकेट है। भारतीय नोट के रंग वह, और ये पूछ सकता है। देखो 10 रुपए का नोट है, ये कहां पे यानी कि ये किसका चित्र मिलता है? कोणार्क का। 20 रुपए की अगर बात करें तो एलोरा की गुफा का मिलेगा। 50 रुपए की अगर बात करें तो हम्पी का रथ मिलेगा। 100 रुपए की अगर बात करें तो रानी की बावड़ी मिलेगी। 200 रुपए पे सांची का स्तूप, 500 पे लाल किला, 2000 पे मंगलयान। और 2000 नोट को कब बंद कर दिया गया है दोस्तों? ये कब बंद हुआ है? कमेंट करके बता दो। ये लाल नोट है, गुलाबी नोट है, बंद हो गया। जबकि धार्मिक स्थल हो गए, बड़े बड़े रेलवे हो गए, बैंकों में इनको लिया जाता है। योजना अभियान मिशन से संबंधित राज्य, यानी कि योजनाओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, योजनाओं से। योजनाओं से रिलेटेड भाई साहब। स्कूल चलो अभियान ये कहा है, छोड़ो इसमें से एक दो बातें जो इम्पोर्टेंट है याद रखना। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की, ये बदलती रहती है। हाँ, अरुणोदय 2.0 योजना बाजरा मिशन असम सरकार। आगे देखिए, छोड़ो हर घर, हाँ गंगा जल, ये याद रखना, बिहार की। सबसे ही सेवा अभियान है छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य, मिशन लाइफ नरेंद्र मोदी द्वारा। वंदे मातरम पहल ये किसने चलाई? महाराष्ट्र ने। छोड़ो इसको, ये काफी हो जाएगी, बहुत हो गई। अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाई, अपने कोई ज्यादा नहीं। त्योहार उस समय पूछ लिया था, जैसे थावे महोत्सव 2023 में ये बिहार में मनाया गया। माधोपुर मेला ये कहाँ बना? आपके गुजरात में। रंगोली बोहांग बिहू असम का है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 नई दिल्ली में बनाया गया। बैसाखी माही मेला 2023 में सिंगा मेला पंजाब में दोस्तों। आगे देखिए, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 में कोहिमा नागालैंड, कोहिमा नागालैंड। औरंगली यहाँ का प्रमुख उत्सव है ना। हाँ, राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद दोस्तों। आगे देखिए, संघाई महोत्सव मणिपुर में दोस्तों। संघाई महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर में। औरंगली महोत्सव ये इंपोर्टेड है भाई साहब, नागालैंड का। उसके बाद में आगे चलो, सरूर महोत्सव ये झारखंड, सरूर जनजाति, संथाल जनजाति के द्वारा। नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद 7 जुलाई 2021। देख लेना इस भाई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री।
राजनाथ याद रखना, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री याद रखना, सड़क मंत्री याद रखना भाई साहब। उसके बाद में आप याद रखना स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी क्या है, जयशंकर क्या है भाई, विदेश मंत्री। ये जो पर टिक लगा रहा हूं आपके। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के बारे में पढ़ लेना, ये किस पद पे है दोस्तों। आगे देखिए, अश्वनी के बारे में क्या रखना, रेल मंत्री आपके, और आपको कोई ध्यान नहीं देना। हाँ बस, अनुराग सिंह ठाकुर आपके क्या लगा, खेल मंत्री। आगे देखिए, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड पूछ सकता है। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 को शपथ ले लेती है। ये संथाल जनजाति असम से संबंध है भाई साहब, आदिवासी क्षेत्र से बनने वाली रैली है। वोटों के बारे में, संख्या के बारे में इतनी बातें नहीं पूछेगा, छोड़ो इसको। आगे देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 में कौन कौन से हुए थे, अब 2023 के मिल जाएंगे, ऐसे थोड़ी, इनको छोड़िए, ज्यादा यूपीएससी लेवल का हो जाएगा। राज्यों के राजधानी व राज्यपाल, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ से बनेंगे तो आपको याद रखना, एक तो याद रखना आपके मणिपुर का, तो मणिपुर का जो राज्यपाल है वो कौन है, अनुसुईया उइके, आपको ध्यान देना। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, आपको ध्यान देना, एक तो मणिपुर का। एक याद रखना है सिक्किम का, तो सिक्किम का लक्ष्मण आचार्य प्रेम सिंह तमांग, आपको ये 2 पक्के याद रखने हैं। उसके बाद में एक याद रखना है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का कौन हो जाएगा भाई साहब, आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और पुष्कर सिंह धामी, आपको ध्यान देना है। और उत्तर प्रदेश वगैरह हरियाणा छोड़ो इनको, बिहार रांची। एक याद रखना भाई पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में सीवी आनंद बोस, तो राज्यपाल ममता बनर्जी आपके सरकार। और हाँ, एक याद रखना महाराष्ट्र रमेश बस और एकनाथ शिंदे सीएम। तमिलनाडु का याद रखना आपके RN रवि और MK स्टालिन। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में याद रखना मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है यहाँ के। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित प्रशासक, आपको याद रखना है, जो राज्यपाल के ही जैसा पद होता है। आगे देखिए, विश्व के प्रमुख देश और इनकी संसद के बारे में ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है सर, टका है। यहाँ की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। भारत की अगर बात करें तो नई दिल्ली रूपा और पार्लियामेंट, अगर याद रखो तो। जो बातें बता रहा हूँ वह याद रखने। अफगानिस्तान की याद रखनी है काबुल, अफगानी यहाँ की मुद्रा, यहाँ की संसद का नाम सोरा है दोस्तों। उसके बाद में आपको याद रखना है भूटान, तो भूटान की कैपिटल थिम्पू है, नगोल्ट्रम यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ पे त्योंगडू यहाँ की क्या है, संसद का नाम है दोस्तों। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया, नेशनल असेंबली यहाँ की पार्लियामेंट है। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्री जयवर्धने कोटेपुरम याद रखना, या कोलंबो कर लेना अगर हो तो। श्रीलंकी रुपया याद रखना, पार्लियामेंट यहाँ की क्या है, संसद है। नेपाल में अगर बात की जाए तो काठमांडू, नेपाली रुपया, राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद है दोस्तों। म्यांमार की अगर बात की जाए तो नापी ताओ याद रखना है, कयात और पिट्ठू ये कर लेना इसका। उसके बाद में देखिए भाई साहब रूस की याद रखना, मॉस्को रूबल यहाँ की करेंसी, पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की पार्लियामेंट है दोस्तों। उसके बाद में सऊदी अरब की अगर बात किया तो रियाद और आपके मजलिस अल शूरा आपकी यहाँ की पार्लियामेंट है। उसके बाद में ध्यान देना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनकी राजधानी पढ़ लेना, पार्लियामेंट से इतना ध्यान मत देना, संसद से। यूक्रेन युद्ध यानी कि यूक्रेन में लड़ाई हुई तो यहाँ से पूछे तो बता देना कीव यहाँ की राजधानी है, और यूक्रेनियन यानी कि रिवियन यहाँ की करेंसी है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, डॉलर यहाँ की क्या है, करेंसी है, पार्लियामेंट इसकी संसद को बोलते हैं। आगे देखिए, डेनमार्क छोड़ो, जर्मनी, फ्रांस, ईरान व इराक दोनों पढ़ना, यहाँ की कैपिटल पूछ ली जाती है और यहाँ की करेंसी पूछ ली जाती है दोस्तों। और मजलिस ईरान की क्या है, संसद का नाम है। जापान को इंपोर्टेड याद रखना, टोक्यो यहाँ की राजधानी है, मुद्रा येन है, और यहाँ की संसद का नाम डाइट है दोस्तों। ये सारी की सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से टाइम वेस्ट ना करना, आराम से पढ़ देना। आगे देखिए, हाँ, संयुक्त सैन्य अभ्यास, दो देशों के बीच के जो प्रमुख सैन्य अभ्यास है उनके बारे में प्रश्न बनता है।
एक तो याद रखना कोप इंडिया 2023, कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका का, ठीक है ना, इंपोर्टेड है भाई ये। उसके बाद में एक याद रखना भाई आप 21वां गरुड़ अभ्यास 2023, ये भारत और फ्रांस के बीच आपको। 12वां अग्नि वॉरियर 2022 भारत और सिंगापुर के बीच में। और उसके बाद कोकण एक्सप्रेस 2023 भारत और यूक्रेन के बीच है, ठीक है ना। 7वां अजय वॉरियर छोड़ो, कोप इंडिया कह रहे हैं, 3-4 इंपोर्टेंट्स को पढ़ लेना भाई साहब। उसके बाद में देखिए 8वां गरुड़ शक्ति 2022 का भारत और इंडोनेशिया। उसके बाद में 7वां गरुड़ अभ्यास 2022 भारत और फ्रांस के बीच में। 7वां और 8वां ये थोड़ा देखना ही। उसके बाद में भाई साहब आपके पिच ब्लैक 2022, ये आपके बहुराष्ट्रीय यानी कि कई राष्ट्रों। आगे देखिए भारतीय विदेश में प्रथम 2023 और 22 का, देखो इनमें प्रथम आपके पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो, ये याद रखना आपको, भूमिगत आपकी हो गया ना। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देने। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली जो महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव, आपको ध्यान देना। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हाँ, सरीजा धामी। ये महिलाएं तो विश्व में कुछ करके दिखाए इन्होंने पहले। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का राज्य कौन बना है? 100% विद्युतीकरण है रेलवे स्टेशन, 100% विद्युतीकरण, हरियाणा। स्वास्थ्य एवं अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान दोस्तों। क्षेत्रीय भाषा के निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? केरल आपके। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सोलर पैनल उत्तराखंड आपके। ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला निकाय या नगर निकाय कौन है? इंदौर दोस्तों। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है न्यूजीलैंड आपको। तंबाकू निषेध करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था? भूटान आपके। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन सा बना है? तमिलनाडु। आगे देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पड़ता है? तो आप याद रखना आपकी ये तसिंग आपके हिमाचल प्रदेश। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा? केरल दोस्तों। 100% हर घर जल घोषित करने का राज्य आपको याद रखना गुजरात। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? गुजरात का मोढेरा, आपको ध्यान देना है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात, आपका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में देखिए आप घर घर आरओ जल वाला राज्य गांव कौन बना है? भारतोल गांव उत्तर प्रदेश का। आगे देखिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय छोड़ो आप, हर घर जल प्रसारण प्रदान करने वाला राज्य कौन बना है? गोवा दोस्तों। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य कौन बना है? केरल दोस्तों। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू दोस्तों। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य ने किया है? गुजरात ने दोस्तों। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहां है? पूर्णिया में, आपको ध्यान देना। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश पहला जिला कौन बना है? जामताड़ा, झारखंड। भारत का पहला अमृत सरोवर छोड़ो इसको। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन बनी है? कागज रहित नागालैंड दोस्तों। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम, हरियाणा, आपको ध्यान देना है। विश्व का बड़ा यानी इलू कैफे कहां है? कोई जरूरत नहीं है इसको। भारत का पहला हेली हब याद रखना गुरुग्राम, हरियाणा आपके। आगे देखिए कोई विशेष बात, भारत का पहला डुडाक, सब ये छोड़ो। ब्रांड एम्बेसडर यानी कि योजना अभियान संस्थानों के, जैसे आपसे पूछ सकता है इसमें जो इंपोर्टेड है, जैसे स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत, आपको याद रखनी है। एशियाई हॉकी महासभा एथलेटिक एम्बेसडर कौन
कौन है? सलीमा टेटे, आपको ध्यान देना। वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी, आपको ध्यान देना। अमेरिका में, भारत में अमेरिका के राजदूत एकी गर्स्टी, आपको ध्यान देना। बिहार खादी छोड़ो। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। चुनाव आयोग नेशनल आइकॉन कौन है? पंकज त्रिपाठी, इंपोर्टेड है ये। डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। देश के मेट्रो कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद भाई। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त, आपको ध्यान दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के अंदर भाई अवनी लखेरा, अच्छा पर्सन है। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से? कमेंट करना। कोविड-19 महत्वपूर्ण, कोविड से जुड़े कुछ बातें याद रखना। WHO ने इसे वैश्विक महामारी जो घोषित किया था 11 मार्च 2020 को WHO ने। कोरोना वायरस की जो शुरुआत होती है दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में इसको पकड़ा गया दोस्तों। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया था केरल ने। किसने किया था? केरल ने। पीएम ने जनता कर्फ्यू लगाने का अपील की थी 22 मार्च को दोस्तों। और भारत में प्रथम बार लॉकडाउन जो लगा था वो 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 21 दिन का लगा। फिर और भी बढ़े। इस लॉकडाउन ने तो परेशान कर दिया। आगे देखिए, 100% टीकाकरण। कोविड भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2021 में। टीका उत्सव मनाया जाता है 11 से 14 अप्रैल 2021 के बीच का। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव व्यांग जम्मू एंड कश्मीर, आपको ध्यान देना है। कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन आपको याद रखना है, भारत बायोटेक और ICMR, आपको ध्यान देना है। GCOV D आपको पढ़ना है अहमदाबाद। रूस की स्पुतनिक 5 ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, धारा 370 और 35A ये इंपोर्टेड है, समाप्त हो गए ना। तो 11 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त, धारा 370 और 35A को हटा दिया। 11 अगस्त या आपको मिलेगा 5 अगस्त, तो 5 अगस्त मिल जाए तो 5 अगस्त भी कर सकते हो दोस्तों। जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है वहां पर। 370 हटने के समय जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक थे, पूछा जा सकता है। धारा 370 हटने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 केंद्रीय प्रदेशों में तोड़ दिया गया, एक का नाम जम्मू कश्मीर और एक का नाम लद्दाख रखा गया और इनका गठन कर दिया 31 अक्टूबर 2019 से। भारत में यूटी क्षेत्र तो हो गए आपके 9 हुए थे, बाद में ये 8 हो गए। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव दादरा वैली को 1 कर दिया। केंद्रीय प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने थे दोस्तों, ये आपको ध्यान देंगे। तो धारा 370 से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ से 2 बातें याद रखना दोस्तों। जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूटी क्षेत्र में बनाया गया, तो उस समय भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज तो हो गए आपके 9, लेकिन दमन व दीप का राष्ट्रीय विलय करने के बाद, दमन दीप और दादरा नगर हवेली का विलय करने के बाद ये यूटी क्षेत्र हो गए 8 कब से हो गए दोस्तों? 26 जनवरी 2020 से। तो ये पर्सन आ जाए थोड़ा सा याद। और इनमें से आपसे एक बात और पूछ सकता है, जम्मू एंड कश्मीर से राज्य का दर्जा कब छीना गया? तो आपको 11 अगस्त नहीं बताना, 5 अगस्त बताना। क्या बताओगे? 5 अगस्त 2019 को आपको ध्यान रखना। आज वर्तमान में सबसे बड़ा जो यूटी क्षेत्र है दोस्तों, किसी समय कौन होता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा यूटी क्षेत्र कौन सा है? आपके लद्दाख। 59,146 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ, ये याद रखना। कर लोगे?
ठीक है, आगे देखिए क्या है। नीति आयोग वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कुछ समय 1950 से लेकर 2015 तक आपका एक इनाम था जिसे बोलते थे योजना आयोग। क्या बोलते थे? योजना आयोग। और यह एक भाई आपके गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि भारतीय संविधान में कहीं पे उसका वर्णित ना मिलना या उसको कहीं वर्णित ना करना दोस्तों। तो नीति आयोग पहले क्या कहलाता था? योजना आयोग। और योजना आयोग कब बना था? मार्च 1950 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी कि आज वर्तमान में कौन है? मोदी को ध्यान देना है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। इसका मतलब ये पता चल गया कि सर ये जो नीति शब्द आया आपके 21 तारीख को आया, 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। याद रखना दोस्तों, ये एक नई आपके संस्थान है, ये एक नई संस्थान है, क्योंकि इससे पहले संस्थान का नाम क्या था? योजना आयोग दोस्तों। और ये संस्थान कैसे संस्थान है? आप बोल दिया ना, देखो जरा, गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख ना होना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, संविधान में वर्णित ना, ठीक है ना। तो संविधान में इसका कहीं पे भी किसी आर्टिकल में वर्णित। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। तो वर्तमान आपको मैंने पीछे बता दिया। नीति आयोग के पहले जो अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, अभी वर्तमान में है सुमन बेरी। आपको याद रखना, सुमन बेरी तो आपके क्या होते हैं? इसने यहाँ क्या ये याद रखना, पहले कौन थे? तो आप बोलोगे अरविंद आपके पनगड़िया। आपको ध्यान देना है। वहीं पे इसका जो सीओ की बात करें तो प्रथम की, जिससे अभी सुब्रमण्यम जो भी वर्तमान में, वो आपको मैंने पीछे वाली स्लाइड में बताए। तो वर्तमान का पहला पूछे तो कौन याद रखोगे? सिन्हा, आपके सिंधु श्री खुल्लर आपका। तो ये नीति आयोग के पहले। एक बात तो याद रखना, अभी तक नीति आयोग के वर्तमान और पहले एकमात्र जो अध्यक्ष है दोस्तों, वह कौन है? तो आप बोलोगे सर वह मोदी है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2015 से ये आयोग आया है और प्रधानमंत्री के पद पे कौन अभी तक? मोदी। तो ये याद रखना थोड़ा सा भैया। इसका नाम कब पड़ा? 1 जनवरी 2015। इससे पूर्व क्या होता था? योजना आयोग। और योजना आयोग मार्च 1950 में आया। आगे देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी के बारे में पूछ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। जीएसटी के बारे में 2 बातें सीख लो आप, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार आती है। एक तो जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा था? तो जीएसटी को लागू करने वाला देश था 1954 में फ्रांस गुरुजी। कौन था? फ्रांस। लेकिन भारत का जो जीएसटी जिसके ऊपर लिया गया, किस प्रकार का इस पे कर काटा जाएगा, कितने प्रकार के इसके स्लैब बनते हैं, हमारे जीएसटी का जो मॉडल लिया गया दोस्तों, ये फ्रांस नहीं कनाडा के जीएसटी के मॉडल से। तो आपको ये पूछेगा कि भारतीय जीएसटी का मॉडल किस देश की सरकार से मिलता है या किस देश की सरकार का मॉडल लिया गया है? तो कनाडा। 2 बातें सुनिए अब। भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को। तो जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। इसी कारण आपसे पूछ लेगा कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं कर सेवा कर, ये आपको ध्यान देना। तो जीएसटी जो गुड्स एंड सेवा कर है, ये किस वर्ष भारत में पूर्णतः लागू कर दिया गया था दोस्तों? तो आपका राइट उत्तर क्या होगा यहाँ पे? राइट उत्तर ये बता सकते हो कि सर 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल बनाइए भाई। ये बिल है, ना कि आपके एक्ट है। एक्ट के बारे में पूछेगा तो संविधान संशोधन आपका कौन सा हो गया था? कानून 101वां। तो बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी को एक कानून का रूप मिल गया। क्या मिल गया? कानून, यानी कि लागू कर दिया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। ये छोड़ो, हमें कोई लेना देना। जीएसटी को निर्धारित की गई दरें, यानी कि कितने परसेंट पे? 5, 12, 18 और 28। 5, 12 और 18, 28 का आपको ध्यान देना। एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक होती है सीजीएसटी का पूर्ण रूप। सीजीएसटी का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, वह आपको याद रखना है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। करोगे यहां तक? आईजीएसटी का जो पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है साझा। क्या होता है दोस्तों? साझा। मान लो आप ये कैसे समझाओ गुरुजी? जैसे राजस्थान में अमरूद खूब सारे हुए, राजस्थान में अमरूद हुए, या मान लो राजस्थान में चांदी ज्यादा होती है। क्या होती है? चांदी।
अब चांदी कोई स्टेट ले गया पंजाब, कौन खरीद के ले गया? पंजाब। अब पंजाब उसको सेल कर रहा है, जब दोनों उस पे जो इनकम हो रहा है, जो टैक्स कर रहा है, कट रहा है दोस्तों, उसको बोलते हैं आपके IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, जो आर्टिकल 279A में इसका उल्लेख किया गया। तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि भारतीय जीएसटी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर आर्टिकल ये रहा, इसमें आपको रखा गया, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या दिखे, अंतरराष्ट्रीय संस्थान व संगठन, जैसे सर दो बातें यहीं पे बता देता हूं, एक WHO बहुत इंपॉर्टेंट है, एक WTO इंपॉर्टेंट है, और एक आपको याद रखना भाई साहब UNO इंपॉर्टेंट है। एक क्या हो जाएगा भाई साहब, UNO इंपॉर्टेंट हो जाएगा। WHO की अगर बात करें और WTO की बात करें और UNO की बात करें, तीनों इंपॉर्टेंट कैसे मैं समझाता हूं। इनका हमेशा वर्ष पूछता 1948 में लागू हुए, और WTO को पहले गैट के नाम से जानते थे, बाद में से 1995 में याद रखना। UNO की अगर बात की जाए तो 1945 में। अब इनके क्या पढ़ने हमें जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, जैसे इनका होता है हेडक्वार्टर यानी कि ऑफिस, और इनके अंदर कितने देशों का समूह शामिल है ये कार्य करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के ऑफिस पढ़ लेना, इनके वर्ड्स पढ़ लेना, गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर पेपर में आएगा तो 90% यही तीन संगठन बार-बार पूछ जाते हैं। UNO का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप बोलोगे एंटोनियो गुटेरेस, आपको ध्यान देना है। UNO की स्थापना कब हुई थी सर? 24 अक्टूबर 1945, और 24 अक्टूबर को UNO स्थापना दिवस मनाया जाता है। न्यूयॉर्क अमेरिका के शहर में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। वर्तमान में 195 इसके मेंबर है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से याद रखने, सारी बातें नहीं पढ़नी, जो मेन बातें वही पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम के दिन बहुत कम बचे। एक तो अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि लेबर आपको ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, बस संघ के बारे में नहीं पढ़ना। जनेवा कर लेना, स्विट्जरलैंड में आपको याद रखना, स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है जनेवा, कभी आप पटक दो। आगे देखिए इंटरपोल, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहां पड़ता है? फ्रांस आप करना, और कुछ मत पढ़ना। उसके बाद में राष्ट्रमंडल छोड़ो, UNO की बात पढ़ लेना। UNO यानी कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UN, इसको UN से पढ़ते और नहीं पढ़ते कोई बड़ी बात नहीं। UNO की 6 संस्थान है या 6 अंग है उसके, वो हम देखेंगे। 1945 न्यूयॉर्क अमेरिका, इस न्यूयॉर्क का स्टैटिक जीके का पर्सन बनकर रेलवे में बहुत बार आता है, और उसको हम क्या बोलते हैं कि ये न्यूयॉर्क जो सिटी है ना, ये किस रिवर के किनारे यानी कि नदी बता दो, हडसन नदी के किनारे। किसके किनारे दोस्तों? हडसन। बहुत सारे पर्सन है दोस्तों, पहले अपने रास्ते को नहीं भटकेंगे, रास्ते पे चलते हैं। फिर आगे देखिए विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और प्लस में WB, ये दोनों बहन भाई है, ये दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, ये दोनों याद रखना, ये रखनी चाहिए। विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों के हेडक्वार्टर पढ़ लेना। ये कहां पढ़ते हैं? वाशिंगटन DC, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर ही वाशिंगटन DC शहर बसाया गया, और अमेरिका की एक कैपिटल। खाद्य कृषि संगठन छोड़ो, आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 प्रश्न आपके बनते हैं कि सर इसमें जज कितने काम करते हैं, तो आप बोलोगे सर 15। इनमें कोई जज काम करेगा तो कितने वर्ष तक कर सकता है एक जज? 9 वर्ष तक। तो क्या बनेगा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों का कार्यकाल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 9 वर्ष का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है, आप बोलोगे सर 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का ऑफिस कहां पे यानी कि हेडक्वार्टर का है, तो आप बोलोगे द हैग नीदरलैंड, और नीदरलैंड नाम ना हो तो आपको नाम मिलेगा हॉलैंड। तो ये हॉलैंड ना मिले तो आपको नीदरलैंड जरूर मिलेगा। पवन चक्कियों का देश कहा जाता है ना नीदरलैंड को। उसके बाद में यूनेस्को तो भाई साहब गरीब है, क्योंकि यूनेस्को क्या करती है, अब आपने देखा होगा कि बाजारों में या बड़ी-बड़ी सिटियों में अंग्रेज वगैरह घूमने आते हैं, टूरिज्म प्लेस बनते ना, कोई किला हो गया, कोई महल हो गया, कोई इमारत हो गई, उसको विश्व धरोहर में शामिल कर दिया, तो वहां से लोग बोलते हैं कि ये यूनेस्को में शामिल हो गए, इसमें कोई बढ़िया चीजों को तो देखने आ गए। तो ये वो चीज है दोस्तों। तो यूनेस्को की सूची अगर बात की जाए दोस्तों, भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया? 48 को। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर बना हुआ वो कहां पे दोस्तों? पेरिस में। कई यूट्यूबर या कई बुक इसको लंदन कर देती है, तो लंदन मत करना, आपका राइट उत्तर क्या होगा? पेरिस। एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये बनता है कि पेरिस फ्रांस की क्या है दोस्तों? राजधानी। तो यहाँ पे कौन सा टावर है वो बताइए कमेंट करके, टावर कौन सा है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बाल कोष छोड़ो, आपके यूनिसेफ पढ़ना चाहते ये ऐसा नाम है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में पढ़ना, जहां UN में पढ़ देना तो पढ़ो। तो इसमें से याद रखना, एक तो आपको यूनेस्को हो गया, उसके बाद में आपका
आपका विश्व बैंक हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, आपके इंटरपोल को छोड़ो, यूएनओ आ गया, ठीक है कोई नहीं। आगे देखिए अगला क्या दिया गया दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 जनेवा स्विट्जरलैंड। ये तो मैं बता रहा था, ये आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से ये तारीख आपसे कई बार आती है, और ये तारीख वह तारीख है दोस्तों जो आपके दिवस के रूप में, क्योंकि कोई भी देश में एक तो होती है रोग, एक होता है रोग, एक होती है महा बीमारी आपके, ठीक है ना, ये याद रखना दोस्तों। रोग हो गया आपके, महामारी, तो कोई भी महामारी जैसे कोविड हो गया, कोविड। अब कोविड को महामारी जो घोषित किया गया था वो कब किया गया था दोस्तों, 11 मार्च 2019 को। ये भी आपसे पूछ सकता है 2019 है या 2020 है। कोविड आपके 2020 में आया ना गुरु जी, 2020, ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखना। तो इसको महामारी किसने किया, आपके WHO ने। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये दे रखा है जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखो जेनेवा में खूब सारे हैं, WHO के साथ साथ इसको याद रखना, एक याद रखना रेड क्रॉस का, ठीक ना, एक आपके ILO, ठीक ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है श्रम संगठन का हो गया ना WHO का। एक इतनी बात है, WHO 1948 7 अप्रैल को इसका गठन किया गया। इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है, 7 अप्रैल को। उसके बाद में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, छोड़ो इसको, नाटो के बारे में पढ़ो तो पढ़ लेना, SSC सीजीएल का FDS का पर्सन है, ये इंपोर्टेंट। और उसके बाद में आपके कोई काम की चीज है, गुड है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। आगे देखिए भाई साहब, हाँ दक्षिण याद रखिए, यानी कि इसको सार्क संगठन में पढ़ते हैं, क्योंकि ये एशियाई, एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, और इसके अंदर कितने शामिल होते हैं, 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है, 8 देश है। 19 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना तो कर ली, और स्थापना कहाँ की, बांग्लादेश के ढाका, और वहां पे इसका पहला सम्मेलन कर दिया। बाद में इस बंदे को 1987 में कहां पे ले जाकर इसका काठमांडू में क्या बना दिया, हेडक्वार्टर। पहले नहीं था, 1987, आपको ध्यान देना। G15, G8, G20, ये बहुत सारे हैं, करंट का चैप्टर पढ़ेगा तब और बताऊंगा वहां पर थ्योरिकल में। और उसके बाद में एपेक छोड़ो, उसको संयुक्त मानवाधिकार भी छोड़ो। WTO देखो, ये कई देर से मैं चर्चा कर रहा था, याद रखना, विश्व व्यापार संगठन पहले गेट के रूप में कार्य करता था, गेट, आपको ये ध्यान देना। अब 1 जनवरी 1995 में इसका खुद का संगठन आपके WTO याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार संगठन, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और भाई साहब अफ्रीका, ब्रिक्स का पढ़ लेना, क्योंकि ब्रिक्स को पहले ब्रिक बोलते थे, क्योंकि इसके अंदर पहले 5 नहीं 4 देश थे। कितने देश थे, 2 2 4 1 5, यानी कि पहले 4, अब यानी कि इसमें कौन जोड़ दिया, दक्षिण अफ्रीका, आपके साउथ अफ्रीका जोड़ दिया, और साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, 2009 में। अब याद रखना ब्रिक्स को प्रॉपर कब मिलेगा, 2009 में, क्योंकि इससे पहले आपके ब्रिक था, बाद में यानी कि एस और जोड़ दिया। इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें कितने देश होते हैं, 5, और इसका संघाई चीन में इसका क्या हुआ है दोस्तों, हमेशा के लिए हेडक्वार्टर, देखो लिख भी रखा है, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर। अंतरराष्ट्रीय सोलर संगठन, सोलर पॉलिसी, तो सोलर आप जो छतों पे यूज करते हो, इनकी जो कोई मीटिंग होती है, ये कहां होती है दोस्तों, आपके गुरुग्राम हरियाणा में, याद रखना दोस्तों। आगे देखिए क्या दिए, वर्ष 2021-23 के विभिन्न ऑपरेशन। अब 21-23 में कोई ऑपरेशन तो हुआ होगा किसी को भी लेकर, अब थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं भाई साहब, कम दिखाई दे रहा हो तो देखिए आप इसको। वर्ष 2021-23 के विभिन्न ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। उसके बाद में ऑपरेशन अलर्ट की बात की जाए तो सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त की अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा भूकंप में जो तुर्की में फंसे हुए लोग थे उनको लाने के लिए किया गया दोस्तों। उसके बाद में ऑपरेशन गंगा, याद रखना, ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को लाने के लिए चलाया गया दोस्तों, देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे नहीं, छोड़ो, एक ऑपरेशन भारत, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आराम से चीजों को देख लेते हैं। ऑपरेशन वंदे भारत, विदेश मंत्रालय का कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय को नागरिकों को घर लाने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन नमस्ते की अगर बात करें तो भारतीय सेना युद्ध को कोविड-19 के जो भी रोगित है उनको
कराने के लिए चलाई गई। आगे देखिए, ये लो भाई साहब, ये इम्पोर्टेड है, इसको पूरा पढ़ लेना अच्छे से, मैंने बता दिया, ये पूरी की पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। आगे देखिए, मुख्य आतंकीय एवं गैर आतंकीय गतिविधियां, गलवान घाटी झड़प भारतीय चीन, ये कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना पुलवामा अटैक है, तो ये याद रखना पुलवामा अटैक। आगे देखिए, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्टर की अगर बात करें, रिपोर्ट की बात, जिसमें यानी कि आपके खुशहाली में कौन सा स्थान है, ये कई बार पूछता है, खुशहाली में स्थान वगैरह पूछे आपसे, कर लोगे या बताना पड़ेगा? बताओ भाई साहब, एक एक करके बताना पड़ेगा क्या? चलो कोई बताते हैं भाई साहब, काम क्या अपना बताते हैं। प्रमुख रिपोर्ट देखिए आपके, जारीकर्ता केंद्रीय आवास व शहरी, छोड़ो इसको तो अपने कोई काम में नहीं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों की स्टाफ रैंकिंग में स्टाफ इंदौर का पहला स्थान हो गया, ये आपके ठीक है। सूचकांक में याद रखना आपके विश्व बैंक में 139 देशों में सिंगापुर पहले नंबर पे है, भारत का 38वां स्थान है और 42वां स्थान आपके आईपी सूचकांक में। छोड़ो इसको, ये पढ़ लेना भाई साहब, कोई विशेष तो बात है नहीं। केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजना में आपके एक तो जन धन योजना आपको ध्यान देनी है। जन धन योजना का संबंध क्या है, उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए, जिसको जीरो बैलेंस बोलते हैं, मोदी ने उठा रखा है ना। उसके बाद में मेक इन इंडिया याद रखना, देश में कोई नहीं, इनको देखो तो देख लेना भाई, इतने कोई खास है नहीं। इसमें से एक दो बता देंगे। पहली योजना आपसे पूछ लेता कई बार, तो पहली योजना की शुरुआत आपके 1 जनवरी 2015 में। ये सारी बातें पढ़ो तो भाई पीडीएफ से पढ़ लेना। हर योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये देख लेना एक बार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इनमें हाँ ये कई बार इसमें आ जाता है, स्टैटिक का प्रश्न बनता है। मेजर ध्यानचंद के आपके राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर उस पुरस्कार का नाम रखा गया। इसमें नगद राशि कितनी मिलती है आपके? तो आप बोलोगे 25 लाख, पहले 7.5 लाख थी। अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख थी, अब इसमें कितनी जाती है? 15 लाख रुपए, जो खेल में विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। ये भी खेल में यानी कि सर्वोच्च आपके कौन सा? मेजर ध्यानचंद, किसी भी खेल में मिल सकता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होता है? किसी खिलाड़ी को नाम मिलकर क्या मिलता है आपके? इसमें कोच को दिया जाता है 15 लाख रुपए राशि। इसका सर्वश्रेष्ठ है, ये लाइफ टाइम श्रेणी का आता है। ध्यानचंद पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये किससे रिलेटेड आपका? हॉकी। तो ध्यानचंद आपके तो यहाँ रखना 10 लाख रुपए। आगे देखिए, 22वां राष्ट्रमंडल खेल, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि खेल से रिलेटेड आपके हमेशा प्रश्न बनते हैं, चाहे वो राष्ट्रमंडल के, चाहे कॉमनवेल्थ गेम के, चाहे आपके ओलंपिक के, यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेंगे। 22वां राष्ट्रमंडल खेल, देखो राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम, जिसपे आपके जो अंग्रेजों के द्वारा जिन देशों के साथ मित्रता थी या जिनके साथ आना जाना था, वह देश इसमें भाग लेते हैं आपके। यहाँ पे सुनना क्या बात किया गया? आयोजन का मतलब होता है कि जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आपके जवाब होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया और ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इसको खेलेंगे दोस्तों। उद्घाटन व समापन समारोह का आयोजन की अगर बात की जाए तो अलेक्जेंडर स्टेडियम में आपको ध्यान देना है, इतना मत पढ़ना। इसका एक शुभंकर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पेरीदापुर वहां का कौन क्या है कि ये पशु है, उसको बचाने के लिए ये शुभंकर दिए जाते हैं। हर एक खेल में एक मोटो होता है कि इनको सुरक्षित रखा जाए, ये लुप्त हो रहे हैं इस प्रकार। पेरीदापुर इसका क्या है? कॉमनवेल्थ का एक मोटो या शुभंकर आपके। उसके बाद में आपको देखना है कुल देश इसमें कितने भाग लिए थे दोस्तों? 72। यानी कि कितनी स्पर्धाएं खेली गई आपके? 280 स्पर्धाएं। यानी स्पर्धाएं का मतलब क्या होता है? जैसे एक खेल का नाम है यानी कि दौड़, दौड़ में भी होती है ना, बड़ी दौड़, छोटी दौड़, 200 मीटर, 400 मीटर, इस प्रकार में थोड़ा ध्यान देना आपको। कुल खेल कितने हो गए आपके? 20। इसमें से भारतीय एथलेटिक की जो संख्या थी वो कितनी थी? 200
13। लेकिन ये आपके दो कौन से प्लेयर थे जो इंजर्ड होने के कारण खेल नहीं पाए, 215 होते लेकिन बाद में 213 खेल गए। राष्ट्रमंडल खेल के वर्तमान महासचिव कौन है, कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे अपनी जो मेन बात है वहां पे उतर जाओ। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों को शुरुआत किया गया, ठीक ना, और कहां से किया गया, कनाडा से। एक तो ये बात आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल जो खेल है दोस्तों, इस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पार्टिसिपेट कब किया था, भारत पहली बार कब आया था, 1934 में। अब यही बात पूछेगा राष्ट्रमंडल खेल कितने सालों में किए जाते हैं। सर जो भी इंटरनेशनल गेम होते हैं जिसमें कई राष्ट्र भाग लेते हैं, अधिकांश वो 4 वर्षों के होते हैं, अधिकांश याद रखना, इंटरनेशनल जो खेल होते हैं। उसके बाद में भारतीय उद्घाटन समारोह को लेना देना नहीं, इसका यहाँ पे विजेता पूछ सकता है, मेडल वगैरह पूछ सकता है, कितने मेडल मिले। देखो भारत के लिए पहला जो पदक जीता, कैसा पदक हो सकता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे सिल्वर हो। आपको देखो राष्ट्रमंडल 2022 में जो पहला पदक मिला था इंग्लैंड के अंदर, संकेत महादेव सरगम को मिला था रजत यानी कि सिल्वर, किसमें, वेट लिफ्टिंग में। और एक और बात बताना चाहता हूं आपको, तो 2021 के अंदर हुए थे आपके 2020 का नाम था टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू, सुना होगा, चानू कौन थी, मणिपुर की महिला थी, वेट लिफ्टिंग में पहला पदक जीता है ना, तो ये पहला पदक मेजर करता है। और इसमें अगर गोल्ड मिले तो गोल्ड से ज्यादा पूछ सकता है, तो पहला पदक पूछ सकता है या एक कम आयु में पदक पूछ सकता है, यानी कि छोटी आयु में पदक जीतना। भारत के लिए पहला पदक जीता। अब भारत के लिए यहाँ पे पहला स्वर्ण पदक पूछा है, एक दूसरा पदक पूछे, कैसे पदक हो सकता है, एक गोल्ड मेडल भारत के लिए पहला। तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन आपके 39 केजी, आपको मणिपुर याद रखना है। भारत के लिए किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते, भारत के लिए सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने पदक जीते हैं दोस्तों। उसके बाद भारत में सर्वाधिक पदक किस खेल में मिले हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है दोस्तों। सबसे उम्रदराज भारतीय देख लेना पदक तालिका, तो कॉमनवेल्थ गेम में अगर पदक तालिका देखी जाए तो भारत को अब की बार कितने मिले हैं, 60, पहले कितने मिले थे, 66, क्योंकि पहले कितने थे, 26, 20 और 20। अब की बार यार देखो 2016, 2018 का रिकॉर्ड अच्छा था, ऑस्ट्रेलिया में जो हुए थे, भारत का कौन सा स्थान था, भारत का तीसरा स्थान था 2018 में। अब कौन सा स्थान है, चौथा कॉमनवेल्थ में। और पदक कितने मिल गए, 61, यानी कि भारत कहीं ना कहीं तो पीछे हो रहा है। आगे देखिए, ये टोक्यो ओलंपिक के बारे में यहाँ से प्रश्न आ सकता है भाई। टोक्यो ओलंपिक 2021 कोविड के कारण खेला गया, लेकिन टोक्यो ओलंपिक आपके कौन सा 2020 का नाम बोलते ही आते हैं 32वें टोक्यो ओलंपिक। कौन सा भाई, 32वें टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया, सॉरी ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया, जापान की राजधानी टोक्यो में। शुभंकर क्या इसका, मिराई तोवा, आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। उद्घाटन समारोह भारत के ध्वजवाहक कौन थे, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। समापन समारोह भारत के कौन थे, बजरंग पूनिया। को ध्यान देना है, इसमें ओलंपिक का पहला जो पदक जीता था वो किसने जीता था भाई साहब, अपने भारत की ओर से पूछे तो मीराबाई चानू ने मिला था सिल्वर। भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। भारत का जो स्थान रहा अमेरिका, पहला स्थान अमेरिका का था भाई, दूसरा भाई चीन का था, तीसरा जापान का। भारत का 48वां स्थान, 7 पदक जीते थे दोस्तों। 33वें ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस में होंगे दोस्तों। आगामी खेल स्थल आपको दे रखे, देखो 33 में आपसे पूछे ओलंपिक खेल तो आप बोलोगे सर पेरिस में। उसके बाद में आपको ध्यान देना भाई साहब 36वां, छोड़ो इसमें 20वां, 21वां एशियाई खेल दोहा कतर 2030 में। 23वां फीफा वर्ल्ड कप ये पूछ सकता है, तो ये 3 देशों में होगा। 22वां आपको पता है कतर में हो गया। 23वां राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया, आपको ध्यान देना ऑस्ट्रेलिया 2026 में खेला जाएगा, 4 साल के अंतराल पे। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फीफा वर्ल्ड कप देख लो भाई। आयोजन स्थल दोहा कतर में। शुभंकर लाइव आदर्श वाक्य और उप विजेता अर्जेंटीना। और आपके तीसरा स्थल क्रोएशिया, चौथा मोरक्को। आपका गोल्ड बूट अवार्ड किसे मिला, आपके बूट अवार्ड किलियन एम्बैपे फ्रांस को। गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला, लियोनेल मेसी को। मेसी तो बहुत अच्छा खेलता भाई साहब, रोनाल्डो भी खेलता ना। भारत की ओर से कौन है, सुनील छेत्री। आगे देखिए 5वां राष्ट्रमंडल, 5 खेलों में इंडिया का युद्ध, छोड़ो इनको, कोई काम के नहीं भाई, ये इतने काम के नहीं है। ये इनका संबंध कुछ देख लेना। ये प्रमुख दिवस से रिलेटेड आप थोड़े प्रश्न याद रखना। जैसे 4 जनवरी को कौन सा आता है, लुई ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को कौन सा आता है, प्रवासी भारतीय दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस।
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 को गणतंत्र दिवस, 30 को शहीद दिवस, ये याद रखना दोस्तों। आगे देखिए फरवरी में 4 को आपके विश्व कैंसर दिवस, 11 को समर्पण दिवस यानी कि पंडित दीनदयाल की, 14 को वैलेंटाइन डे ना पढ़ के पुलवामा पढ़ना 2019 का पुलवामा अटैक आपको ध्यान देना। उसके बाद में आपके 21 विश्व मातृभाषा दिवस, 28 को आपके विज्ञान दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। मार्च में याद रखना 8 मार्च का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और मार्च में याद रखना 22 को विश्व जल दिवस दोस्तों। आगे देखिए अप्रैल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आपको ध्यान देना। मई में एक याद रखना मजदूर दिवस और मई में पढ़ना है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस आपके, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों। आगे देखिए जून में याद रखना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जुलाई में याद रखना है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस और 29 जुलाई को याद रखना अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगस्त में याद रखना दोस्तों आपको एक तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद में सद्भावना छोड़ो राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त आपके मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। सितंबर में अगर बात करें तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। सितंबर का सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वह आपके 14 सितंबर और प्लस में याद रखना 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस यानी कि ओजोन डे आपको ध्यान देना है, ये आपके सितंबर का। सितंबर में एक को याद रखना आपके 27 सितंबर यानी कि विश्व पर्यटन दिवस, जबकि आपको राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछे तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आता है 25 जनवरी को जिस दिन वोटर्स डे मनाते हैं। आगे देखिए भाई साहब अक्टूबर माह की अगर बात करें तो अक्टूबर में देख लेते हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट है। अक्टूबर में देखिए अक्टूबर में एक तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस संस्था दिवस भी याद रखना है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के साथ साथ याद रखना विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस आपको पढ़ लेना थोड़ा सा, विश्व शिक्षक पढ़ो तो। लेकिन अक्टूबर में जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वह है आपके 24 अक्टूबर यानी कि यूएनओ डे की बात करता है, यूएनओ की याद रखना है। 11 को बालिका, 9 को 8 अक्टूबर को वायुसेना का वर्तमान में एयर चीफ मार्शल पूछे तो ठीक ना आरवी चौधरी 28वें नंबर। आगे देखिए नवंबर में अगर देखा जाए तो दोस्तों नवंबर में विज्ञान दिवस कर लेना आपके। नवंबर में विज्ञान दिवस कहां से, विश्व विज्ञान दिवस दे दिया। अगर राष्ट्रीय पूछे तो दोस्तों आप कर लेना 28 फरवरी को। हाँ नवंबर में एक तो करना भाई आप 14 नवंबर बाल दिवस आपके। बस आगे देखिए दिसंबर में अगर बात करें तो 1 दिसंबर इंपोर्टेंट है विश्व एड्स दिवस याद रखना। 2 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 को नौसेना दिवस, उसके बाद में 7 को सशस्त्र झंडा दिवस, सशस्त्र सेना का झंडा दिवस, 10 को ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार दिवस और वैसा 23 को याद रखना किसान दिवस और एक लास्ट जो याद रखिए कांग्रेस पार्टी स्थापना दिवस 28 दिसंबर को। तो ये आपके दिवस से रिलेटेड आपको थोड़े से ध्यान देने 2-4 बातें हो रही है करंट की जो आपको 5 से 7% आपके पेपर में दिलवाएगी ये क्लास और क्लास को पूरा देखना दोस्तों आप अंत तक। देखिए वंदे भारत ट्रेन भारत के लगभग आपके कई शहरों में चल रही है, इसके बारे में सुनना आपके क्या किया गया। पहली जो ट्रेन चली थी वंदे भारत की ये फरवरी 2019 को चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी। अब यहाँ पे अंतर क्या आता है आपको नाम देता है कि 5वीं वंदे भारत ट्रेन कहां किस शहरों के बीच जुड़ रही है। तो नाम तो वंदे भारत मिलेगा लेकिन ये ट्रेनों की तो अलग-अलग तो ट्रेन अलग-अलग लोकेशन है, ये देखना जरूरी पड़ जाता है भाई साहब। तो पहली ट्रेन पूछे तो दिल्ली से वाराणसी, दूसरी पूछे तो दिल्ली से कटरा आपको याद रखना है, तीसरी पूछे तो मुंबई से गांधीनगर और चौथी पूछे तो हिमाचल प्रदेश से दिल्ली, 5वीं की अगर बात करें तो चेन्नई से मैसूर और छठी जो लेटेस्ट है वो दिसंबर 2022 में नागपुर से बिलासपुर ही आपको ध्यान देना। वंदे भारत जो सबसे तेज दौड़ती है जिसकी स्पीड की बात करें तो 180 प्लस में प्रति घंटा आपके। इससे पहले कौन थी आपके, इससे पहले गतिमान आपको ध्यान देना 165, उससे पहले शताब्दी एक्सप्रेस। भारत की किस
सॉरी भारतीय किसान रेल। अब किसान रेल के बारे में बने तो देख लेना थोड़ा। पहली किसान रेल की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 2020 को। देखो लेटेस्ट पर्सन है, कोविड के दौरान याद रखना। महाराष्ट्र से देवताली से बिहार के दानापुर तक चली थी, यानी कि बोल सकते हो महाराष्ट्र से बिहार की ओर किसान रेल। उसके बाद में दक्षिण भारत की पहले देश की दूसरी किसान रेल, यानी कि दक्षिण भारत के लिए पहली बन रही है लेकिन देश की दूसरी किसान रेल बन रही है, जिसकी शुरुआत भी उसी साल की जा रही है 2020 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई ये चैप्टर, छोड़ो, इतना नहीं आता, अगर पढ़ो तो आपकी मर्जी है भाई साहब। ये दे दिए भाई मैंने आपको। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में देखना चाहो तो देख लेना। मिशन चंद्रयान 2, मिशन चंद्रयान 2 के समझ लो भाई थोड़ा सा। 3 के बारे में तो आपने समझा और 3 ना समझा तो उसकी वीडियो देख लेना। अब 2 के बारे में बता रहा हूं। जो 3 चल रहा है ना वर्तमान में, वो 2 का ही रूप है क्योंकि ये प्रोसेसिंग हुई थी लास्ट है ये। उसके बाद देखिए चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, जितने भी आपके चंद्रमा के लिए या आपके अंतरिक्ष में जो भी मिशन भेजे जाते हैं उसका जो लॉन्चिंग पैड है ना, बस एक याद रखना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और कहां पड़ता है? श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। पुलिकट झील वैसे 2 राज्यों में 30% तमिलनाडु में आती है, बाकी आंध्र प्रदेश। चंद्रयान 2 ध्यान से समझना, बात नहीं। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई, देखो चंद्रयान 2 तो 22 जुलाई, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा सर चंद्रयान पहला तो था, तो चंद्रयान पहला याद रखना 2008 के अंदर 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था। फिर दूसरा कब किया गया था दोस्तों? 22 जुलाई 2019 को। तो तीसरा पूछे तो अभी लेटेस्ट में है दोस्तों ये आपके 14 जुलाई आपके 2023 को आपके। और इसका मुख्य कार्य क्या है? मून पे जाएगा, मून के साउथ पोल पे नहीं जाएगा, मून के मून के साउथ पोल पे ही जाएगा, यानी कि दक्षिण ध्रुव पे जाएगा। अगर दक्षिण ध्रुव पे सक्षम हो जाता है हमारे ये मिशन, तो याद रखना इसरो दुनिया का पहला मून के दक्षिणी ध्रुव की रिसर्च करने वाला पहला देश बन जाएगा, ये याद रखना दोस्तों। प्रोसेसिंग जारी है, भगवान करे रिजल्ट आए। देखिए चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कोई भी मिशन हो बस आपके दिमाग में एक शब्द होना चाहिए, श्रीहरिकोटा, अगर दिमाग में ना बैठा हो तो। इसरो द्वारा बाहुबली रॉकेट, अब देखो यहाँ पे अलग है, 2023 का जो मिशन में रॉकेट था उसका नाम अलग है, इसका नाम बाहुबली रॉकेट है। उसके अंदर लैंडर और रोवर है, उस लैंडर रोवर के नाम भी मैंने बताए थे। लैंडर का नाम क्या था दोस्तों और रोवर का नाम क्या था, फटाफट कमेंट करें। इसकी जो मिसाइल यानी कि रॉकेट का नाम GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। एक ऑर्बिट, अब की बार चंद्रयान में ऑर्बिटर नहीं है, 3 में लैंडर और रोवर तो है। आगे के लैंडर को विक्रम नाम दिया गया, बिल्कुल सही बात। रोवर को नाम दिया गया प्रज्ञान। अभी चंद्रयान 3 के कोई नाम डिसाइड नहीं किए, अगर ये सक्षम हो रहा है या नहीं हो रहा, नाम अभी डिसाइड किए। पहले वाले नाम बोल रहे हैं हम, जितने भी यूट्यूबर टीचर चाहे कोई सभी यही नाम ले रहे हैं, क्योंकि नाम डिसाइड नहीं किए इसरो ने अभी तक। तो विक्रम जो है लैंडर और रोवर का नाम है प्रज्ञान। ये चीजें बार बार आती है क्योंकि ये छोटी छोटी बातें पढ़ते नहीं। अब लैंडर क्या होता है? लैंडर जैसे कोई रॉकेट या कोई मिसाइल भेज दी, तो जिस जहां पे पहुंचना है उससे कुछ दूरी पर लैंडर और रोवर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लैंडर एक प्रकार से जब ब्याह शादी में आपने देखा होगा तो हमारे घूम के ऊपर से ड्रोन फोटो लेता है ना, जब ड्रोन को हम उतारते हैं तो आराम से नीचे उतर जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो 4 टायरों का या 4 पहियों का 4 खंभों का एक लैंडर होता है, एक प्रकार का मेंढक बोल सकते हो आप, तो वो आपके लैंडर होता है दोस्तों। इसकी फोटो दिखा देना टाइम मिलेगा तो। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो ने के अध्यक्ष कौन थे? सिवन थे। अब यहाँ पे चेंज हो गया, अभी 2 में तो सिवन है आपके, के सिवन, और 3 में कौन है अभी वर्तमान में? कौन है? एस सोमनाथ। और पहला कौन था? सबसे पहला कौन था? तो याद रखना भाई, विक्रम साराभाई। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे तारीख भी दे दी और यहाँ पे डेट भी दे दी, ठीक है ना। तो ये आज की अपनी क्लास धमाकेदार थी। अगर इस क्लास से आप पढ़ते हो तो आपके एग्जाम में कम से कम भी 5 से 7% करंट अफेयर के भाई साहब चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। और यही पूछेगा या तो 3-4 पूछेगा ज्यादा, और बाकी आपका पोर्शन आएगा स्टैटिक जीके का। और आपके भाई साहब धमाकेदार इसी प्रकार की एक चाणक्य विद्यापीठ चैनल पर आपको क्लासें मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। मैं
राकेश चौधरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।